समझे, आपको पढ़ाएंगे अभी सीखना, लर्निंग, समझे। तो सीखना क्या होता है, पहला आप लिखिए इसको। तो सीखने में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन। देखिए आप जैसे अब ये परिवर्तन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, मेरी बात समझे, लेकिन उसको कहेंगे सीखना। जैसे आप पहले वर्णमाला नहीं जानते थे, अल्फाबेट क ख ग घ ङ, अब जब सीख गए तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप पहले भाषा मतलब बोलना नहीं जानते थे, अब बोलने लगे तो सीखे, परिवर्तन हुआ। कुछ भी अभी आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते थे, ट्रिग्नोमेट्री सीख लेते, परिवर्तन हुआ। बात समझे? तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों को कहते हैं सीखना। जैसे चोरी करने लगे, पहले आप नहीं करते थे चोरी, तो चोरी करना भी सीखना हो गया। पहले आप झूठ नहीं बोलते थे, अब झूठ बोलने लगे तो परिवर्तन हुआ। तो झूठ बोलना भी परिवर्तन हुआ, मतलब सीखना हुआ। बात समझ में आ गई जी? तो सीखने में दोनों तरह का चेंजेस इंक्लूड हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ गए? अब सीखना कैसे होता है? तो सीखना अभ्यास या अनुभव दोनों से हो सकता है। अभ्यास या अनुभव दोनों से हो सकता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आप जब बचपन में पहाड़ा टेबल सीखते थे तो क्या हुआ कि एक बार लिखे और टेबल सीख गए, अब बार बार उसको लिखते थे, तो अभ्यास करते थे। क ख ग घ ही या ABCD है, पता नहीं आप कितना बार लिखे होंगे, नहीं जी? तो जब आप अभ्यास करते थे आप सीख जाते। कुछ चीज सीखने के लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा को बार बार आप कह रहे हैं उधर मत जाओ, अब उधर गया, छू दिया कुछ गर्म चीज, एक ही बार में उसको पता चल गया समझ के कि वो गर्म चीज छूने की चीज नहीं है, तो उसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग केवल अनुभव से सीख लेते हैं। बात समझे? एक बार का अनुभव ही पर्याप्त होता है सीखने के लिए, नहीं? तो तीसरा चीज है कि इसमें अपेक्षाकृत परिवर्तन अस्थायी होता है। परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी नहीं, अपेक्षाकृत, मतलब कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत। तीसरा चीज बताया कि परिवर्तन अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। समझे? अब अस्थायी होता है इससे क्या मतलब? आप क ख ग भूले हैं, प्रैक्टिस तो नहीं करते, टेबल भी संभवतः नहीं भूले होंगे, तो आपको कहा जाएगा जैसे किसी के लिए अल्फाबेट हो सकता है, बहुत सारे लोग ऑर्डर भूल गए हो क ख ग का, कि क ख के बाद च छ फिर ट ठ की त थ, इस तरह का कुछ आप हो सकता है भूल गए हो, लेकिन मोटे तौर पर आपको याद है, नहीं? तो उसी तरह मान लीजिए कोई चीज आप सीखे, आप 15 दिन के बाद भूल गए, तो उसको आप सीखना नहीं कहेंगे, या 2 दिन के बाद भूल गए। अपेक्षाकृत मतलब तुलनात्मक रूप से हो रहा है, अपेक्षाकृत। हो सकता है कि कोई चीज 6 महीना तक आप याद रखे, तो आप उसको कहा गया अस्थायी होना, अस्थायी रूप से सीखना। कोई चीज हो सकता है 5 साल तक आप याद रखे, तो हुआ अस्थायी। बात समझ गए? तो अस्थायी का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम लाइफ लॉन्ग कोई चीज आप नहीं भूलेंगे, ऐसा नहीं है। मोटे तौर पर
तुलनात्मक है, ये अपेक्षाकृत अस्थायी रूप से सीखते हैं। बात समझ गए? अब सीखना जो है तो दो तरह का सीखना होता है जी, औपचारिक सीखना, औपचारिक शिक्षण या सीखना, और अनौपचारिक शिक्षण या सीखना, औपचारिक और अनौपचारिक। अब ये क्या क्या होता है जी, ये उसुबेल एक मनोवैज्ञानिक था, कौन? उसुबेल। ये दो भागों में बांटा कि शिक्षण या सीखना दो तरह का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। समझे? अब बस इसको बता दे, लिखना बंद करिए आप लोग। सुनिए पहले तो ये वाला औपचारिक। औपचारिक शिक्षा उसको कहते हैं जैसे खास तरह का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, कुछ खास तरह का नियम और सिद्धांत है, उसके अनुसार किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा एक डिसिप्लिन रूटीन वे में जब हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो उसको कहते हैं औपचारिक सीखना। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे नियम और सिद्धांत का मतलब जैसे अब 3-4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा है तो उसका कुछ नियम कानून है कि वो इतना ही सीख सकता है, क्योंकि उसका अभी मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, तो उसके लिए आप कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा सकते उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि और उसको एक खास आदमी पढ़ाएगा, उस खास आदमी का नाम क्या होता है? शिक्षक। बात समझे? मतलब वो ऑथराइज्ड व्यक्ति है पढ़ाने के लिए। बात समझे? तो औपचारिक शिक्षण में क्या क्या चीज हुआ? पहला हुआ जी कि इसमें कुछ नियम और सिद्धांत हुआ, नहीं, नियम एवं सिद्धांत के अंतर्गत सिखाया जाएगा, कुछ पाठ्यक्रम होगा, मतलब सिलेबस होगा, नहीं, उसके बाद कोई एक अनुशासनात्मक परिस्थिति होगी, नहीं जी, एक तरह का रूटीन कुछ होगा, और विशेष अथॉरिटी, प्राधिकार, अथॉरिटी जिसको हम लोग कहेंगे टीचर। तो ये सारा चीज जहां पर हो गया उसको हम लोग कहेंगे क्या जी? औपचारिक शिक्षण या औपचारिक रूप से सीखना, कि खास तरह का पाठ्यक्रम होगा, एक विशेष नियम सिद्धांत के अंतर्गत अनुशासनात्मक परिस्थिति में एक विशेष प्राधिकार के द्वारा जब शिक्षा दी जाएगी। विशेष प्राधिकार यहाँ कौन हुआ? तो शिक्षक। तब उसको कहेंगे हम लोग औपचारिक शिक्षण। क्लियर जी? अब औपचारिक शिक्षण में दो चीज होता है, कक्षा शिक्षण, कौन चीज? क्लास लर्निंग या टीचिंग, कक्षा शिक्षण, और दूसरा क्षेत्र शिक्षण। समझे? अब कक्षा शिक्षण तो आपको पता है क्या क्या होता है। कक्षा में हर आयु वर्ग के बच्चों के अनुसार एक पाठ्यक्रम बनाया गया है मनोवैज्ञानिकों, शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा, नहीं जी, उसी के तहत एक रूटीन के अंतर्गत कि इतना ही देर तक बच्चा पढ़ सकता है एक बार में, तो एक इतना समय का एक पीरियड होता है, नहीं, छोटे बच्चे का पीरियड कम समय का, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका पीरियड बड़ा होता है जी। कॉलेज में जाएंगे तो हो सकता है 50 मिनट या 1 घंटा का पीरियड होगा,
स्कूल में पीरियड 50 मिनट या 45 मिनट होगा या 40 मिनट भी हो सकता है, कहीं 30 मिनट हो सकता है छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि उसको मनोवैज्ञानिक देखा है कि एक बच्चा इतना देर तक ही एकाग्रचित मतलब कंसंट्रेशन में रह सकता है या ध्यान दे सकता है। पसंद है तो उसको एक पाठ्यक्रम है जी, उसको पढ़ाना है कक्षा में, और इन सब का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? उसको सामाजिक समायोजन के लिए तैयार करना। किसको? जिसको वो शिक्षा दी जा रही है, वो तो उसी हिसाब से सिलेबस बनाया गया है। क्लियर? अब क्षेत्र शिक्षण का क्या मतलब है? जो कि क्लास में नहीं हो पा रहा है, कक्षा में जो शिक्षण नहीं हो पा रहा है, उसको बाहर कराया जाता है, कक्षा से बाहर, तो उसको कहते हैं क्षेत्र शिक्षण। इसमें कई तरह की चीजें आती है, जैसे अब जैसे मान लीजिए आपके बायो क्लास में बता रहा है लीव्स, रूट, और उसमें स्टोमेटा और वगैरह वगैरह, तो उसको आपको ले गया बाहर, पत्ता उत्ता दिखाया, उसको दिखाया ये देखो फलना ये है, ऐसे है वैसे, एक तो ये हुआ। दूसरा चीज वहाँ खेल कूद सिखाता है, उसका एक अलग महत्व है, उसका फिजिकल भी, उसमें लोग कुछ एक्टिविटी होता है, उसमें एक डिसिप्लिन, नियम कानून सीखना वगैरह वगैरह, सारा चीज उसका उद्देश्य होता है। बात समझ गए? बहुत सारे बच्चे को देखिएगा एक्सकर्शन टूर पर ले आया था, मतलब कहीं बाहर घुमाने ले आया था, उसका भी उद्देश्य है, वो ऐसा नहीं कि उद्देश्य भी नहीं है। पहला तो ये उद्देश्य है कि आप शिक्षक और बच्चों के बीच में एक संबंध स्थापित करना, अच्छा क्लोज, तब आप अपने बच्चे को सही ढंग से समझ सकते हैं। बस समझे? उसके बच्चे में बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया आता है, क्या तुम ये करेगा, तुम वैसे करेगा, तो बहुत सारा सब चीज लर्निंग का एक तरीका है। और हर चीज का जो बनाया गया है आपका कैरिकुलम, जो स्कूल में करवाया जाता है, उसका हर चीज का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। बात समझ गए? समझे जी? तो ये हो गया जी औपचारिक शिक्षण। अब अनौपचारिक क्या है? देखिए, अनौपचारिक है, ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक मतलब हुआ कि वो कोई रूटीन, कोई सिलेबस, कोई नियम सिद्धांत, कोई विशेष अनुशासनात्मक परिस्थिति, ये सब नहीं रहेगा। समझे जी? तो वैसे जब सीखता है आदमी या बच्चा, तो उसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक शिक्षण। मतलब समझे, कोई नियम सिद्धांत, कोई सिलेबस, कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई विशेष एकदम हार्ड एंड फास्ट की 8 बजे बैठ जाना है, 8 बजे स्कूल पहुंच जाना है, वैसा नहीं करना है। तो उस तरह से जो सीखता है आदमी, तो उसको कहते हैं हम लोग अनौपचारिक शिक्षण। उसमें कोई विशेष आदमी ही नहीं सिखाएगा कि मैडम या मिस या गुरुजी, मास्टर साहब, क्या जी, कौन चीज मास्टर साहब तो वही सिखाएंगे, ऐसा नहीं है उसमें। तो पहला जो अनौपचारिक शिक्षण में आता है, माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा। माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा। अब ये क्या हुआ, माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा? आप बचपन से पढ़ाया गया होगा कि परिवार जो है व्यक्ति की पहली पाठशाला। ये बचपन में आप पढ़े होंगे जी किसी सोशल स्टडी की किताब में, नहीं, या हिंदी किसी चीज में पढ़े होंगे। तो हम लोग घर में माँ बाप से, परिवार के अन्य सदस्यों से जो सीखते हैं सब कुछ, उसका कोई रूटीन, कोई डिसिप्लिन का कि इसी 8 बजे सीखना है, 9 बजे सीखना है, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। हम लोग बच्चों को नैतिकता का पाठ उसमें सिखाते हैं, बड़ों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, बच्चों के साथ व्यवहार किस तरह करना है, ये सारी चीजें बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, बल्कि ये सब घर में बच्चा सीखता है। जैसे आप मान लीजिए घर में, आपके घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है, तो हमारे यहाँ ये संस्कार है या परंपरा है कि हम लोग, कोई बुजुर्ग या बड़ा आदमी आपसे आया है तो उसका हम लोग पैर छू करके अभिवादन करते हैं, ये ना जी। तो आपको रोज बच्चा देख रहा है, तो वो भी, कोई आप नहीं भी है वहां पर दिखेगा, कोई आएगा तो वो पहले पैर छूएगा, तो वो सीख गया एक चीज की बड़ों को इस तरह से सम्मान दिया जाता है। बात समझे जी? तो और सारी चीजें, वो बहुत सारी चीजें सीखता है घर में, बात समझे, माता पिता से। तो एक तो ये हो गया कि अब दूसरा चीज हुआ पास पड़ोस से सीखना, या आस पड़ोस, पास पड़ोस में आस पड़ोस
इसका क्या मतलब है आस पड़ोस से सीखना? अब जहां भी रहेंगे वहां बच्चे आपके पड़ोसियों से इंटरेक्ट करेंगे जी, पड़ोसियों के साथ अंतःक्रिया करेंगे और बहुत सारा चीज वो उससे भी सीखता है, पड़ोस के बच्चों से, पड़ोसियों से। बस समझे? इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि जहां वह, आप देखते हुए जी, आप जब जमीन खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जमीन का हर जगह दाम एक ही ऐसा होता है? क्यों नहीं होता है? एक तो मान लीजिए कि इसलिए नहीं होता है कि वहां पर कम्युनिकेशन का क्या हिसाब है, कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा चीज कि वहां किस तरह के लोग रहते हैं। अब काफी पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं तो वहां पर बढ़ जाता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छे जगह में रहे ताकि उसका बच्चा जब आसपास से इंटरेक्ट करेगा तो अच्छी बातें सीखे, नहीं तो इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन अच्छे जगह आप फ्लैट ही लेंगे तो कोई अच्छे अपार्टमेंट में लेंगे जहां पर कि अच्छे अच्छे लोग हैं, तो अच्छे स्कूल में भी पढ़ने का ही उद्देश्य होता है। तो मतलब लोग आसपास, बच्चा जो है आस पड़ोस के लोगों से भी सीखता है जी। समझे? अगर आस पड़ोस में मान लिया आप कहीं झुग्गी झोपड़ है तो आपका बच्चा गाली गलौज सीखेगा जी नहीं, और गंदा गंदा चीज सीखेगा, तो आप नहीं चाहेंगे कि वहां पर घर बनाएंगे। ठीक है। अब तीसरा चीज है कि साथी समूह से सीखना। आपको बताएं कई बार कि जो उत्तर वाले अवस्था है उसको आपको बताएं कि इसको टोली अवस्था कहते नहीं, क्यों, या गिरोह अवस्था, क्योंकि बच्चे इस समय अपने ही उम्र के बच्चों के साथ टोली में रहना पसंद करते हैं, नहीं। तो अब उस वो जब साथी समूह के साथ रहता है तो उसमें बहुत सारी चीजें सीखता है, सामाजिक सूझबूझ, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और बहुत सारा चीज वो सीखता है। समझे? लीडरशिप क्वालिटी आता है उसमें। अब जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें कैप्टन बनेगा तो कोई एक आदमी ना, कोई एक बच्चा ही ना कैप्टन बनेगा, और कैसे पूरे ग्रुप को लेके चलना है, मतलब सबको साथ में लेके चलना है, सामाजिक सूझबूझ, ये सारा चीज, सामाजिक नियम, बहुत सारा चीज सीखता है वो अपने साथी समूह के साथ। तो ये हो गया आपका कि क्या बताए, अनौपचारिक शिक्षा। अब सीखने का ढेर सारा नियम है, समझे? सीखने के नियम, पहले परंपरागत नियम, जो ट्रेडिशनल नियम चला आ रहा है, तो इसमें पहला है जी विराम विधि एवं अविराम विधि। विराम विधि एवं अविराम विधि। दूसरा है पूर्ण विधि एवं अंश विधि। तीसरा है प्रासंगिक विधि, प्रासंगिक विधि एवं साभिप्राय विधि। पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे। हो गया? क्या क्या बताए? विराम विधि, अविराम विधि, पूर्ण विधि, अंश विधि, प्रासंगिक विधि और साभिप्राय विधि। अब देखिए सब क्या है, सब लिख लिया ना सब लोग?
पहला देखिए विराम विधि, या पहले अविराम विधि समझ कि हम लोग बिना कोई विश्राम ब्रेक दिए पूरा जो भी हम अपना लक्ष्य निर्धारित किए तो पूरा पढ़ लिए या सीख लिए, तो उसको क्या कहा गया? अविराम विधि। चाहे 4 घंटा लगा कि 6 घंटा लगा, क्या लगा उसी को, मतलब बिना हिले डुले एकदम बैठे रहे और सीख लिए तब उठे, तो उसको क्या कहा जाएगा? अविराम विधि। क्लियर जी? अविराम विधि हुआ कि आधा घंटा 1 घंटा पढ़े, फिर जरा घूम घाम लिए, फिर जाके पढ़े, फिर जरा घूम घाम लिए, फिर जाके पढ़ी, तो क्या हो गया? विराम विधि। अब पूर्ण विधि या अंश विधि क्या है? मान लिया आप मैथ बढ़ा रहे हैं प्रतिशत, परसेंटेज, पूरा 1 से लेके एकदम 100 118 था उस चैप्टर में, क्या कहते हैं, मैथ मतलब हिसाब, अब पूरा 1 से लेके 118 तक खत्म करके ही छोड़ी, पूर्ण विधि। आप पहले 20 बनाए, अब बाद में बनाएंगे। या आप जैसे कविता याद करते थे बचपन में, आप याद करिए 5-6 स्टेंजा है मान लीजिए, तो एक स्टेंजा याद कर लिए, उसका फिर छोड़े, फिर एक स्टेंजा याद की, फिर छोड़ दी, या स्टेंजा वाइज याद करते गए तो उसको कहा गया अंश विधि। एक एक स्टेंजा कर करके याद की, अब पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक एकदम रट लिए एक के बार में, तो हो गया पूर्ण विधि। समझ गए जी? अब प्रासंगिक विधि और साभिप्राय विधि। हाँ, क्या जी बोला जी? मेरी सांस, सांस, मेरी सांस। सुनिए, जो ढेर से लाइट जला दिए, समझे जी? क्या बोले? देखिए प्रासंगिक और क्या साभिप्राय विधि क्या मतलब हमारा कुछ उद्देश्य है जी, मेरा कुछ प्रयोजन है कि हमको ये सीखना है, उस कारण से हम सीख रहे हैं। मैथ हमको प्रतिशत सीखना है, इस कारण से हम मैथ पढ़ रहे हैं, समझे? हम रोड पर जा रहे थे और देखिए एक आदमी ऐसे ऐसे साइकिल चला रहा था, गिर गया, तो हमारा उद्देश्य था कि हम सीखेंगे कि साइकिल कैसे नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हमको पता चल गया कि ऐसे ऐसे करने से अगर कोई दूसरा को भी देखे ऐसे चलाते हुए गिर गया तो समझ में आ गया, बिना कुछ प्रयास किए और बिना कुछ उद्देश्य के हमको पता चल गया कि साइकिल या मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे नहीं चलाने का है, नहीं तो उससे गिरता है मरता है आदमी। तो आपका उद्देश्य था वो सीखना नहीं था, लेकिन आप सीख गए। तो जब आप किसी उद्देश्य के साथ किसी चीज को सीखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं साभिप्राय विधि। आपका अभिप्राय है सीखना, उद्देश्य के साथ, अभिप्राय के साथ सीखना, और बिना कोई अभिप्राय के आप कोई चीज सीख लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रासंगिक विधि, इंसिडेंटल मेथड उनसे। तो ये हो गया आपका, ये परंपरागत विधि का आता है, समझे? अब सीखने की कुछ आधुनिक विधि है, समझे जी? तो सीखने की अभी क्या बताने वाले हैं? अभी हम बताने वाले हैं आपको सीखने की आधुनिक विधि। आधुनिक, समझे? इसमें पहली विधि है, इसको कहते हैं हम लोग प्रेक्षण द्वारा सीखना। क्या प्रेक्षण विधि? प्रेक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब हुआ? तो ध्यान दीजिए, सर रटना उटना नहीं है, बहुत आसान चीज है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप इस क्लास में बैठे हुए हैं, हम किसी से कुछ क्वेश्चन किए, ध्यान दीजिएगा जरा, आप लोग आपसे में तो क्या क्या करते रहते, क्या बोले बताइए? फिर इसलिए आप, हम इधर बकबक कर रहे हैं, आप उधर क्या आपस में कर रहे हैं? अरे उतना मित्र है, ठीक है, बाहर नहीं चलेगा क्लास खत्म होने के बाद? क्या तब सुने जी, तो आपको हम बता रहे थे, क्या बोल रहे थे?
इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सभी से, अब जवाब दिया, कोई जवाब दिया तो हम बोले वाह वेरी गुड एक्सेलेंट। ये खास करके स्कूल के कक्षा की बात हो रही है, आप लोग तो बूढ़े हो गए, आप लोग का अब क्या है। तो स्कूल में कोई बच्चा देख रहा है कि उसके द्वारा जब जवाब दिया गया तो उसको सर जी ने कहा एक्सेलेंट, अब उसके लिए मोटिवेशन हो गया, समझे कि सर से अगर ये सुनना है एक्सेलेंट तो हमको भी याद करना पड़ेगा। तो अगले दिन वो भी जो भी होमवर्क मिलेगा वो याद करके आएगा कि अगर सर आज हमसे आज पूछे तो हम जवाब देंगे तो हमको भी मिलेगा वेरी गुड या एक्सेलेंट। बात समझे। तो इसी को कहते हैं हम लोग, ये जो परीक्षण विधि कहा गया, बेंडूरा को मनोवैज्ञानिक था, वो कहा कि सीखने की है सबसे अच्छी विधि है, समझे। कौन कहा? बेंडूरा। मतलब जब आप कोई चीज को होते हुए देखे, पुनर्बलित होते हुए, रिनफोर्स्ड होते हुए, तो आप में भी उसको करने की इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं जी। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पुनर्बलित होते हुए देखता है तो ऐसे करने की इच्छा दूसरे बच्चों में भी होती है, तो वह उसको सीख लेता है, वो भी करने लगता है, उसको तो सीख लेगा वो। बस समझे। दूसरा, विवेचन द्वारा सीखना। मतलब लर्निंग बाय डिस्कशन। जब ध्यान दीजिएगा जी, ऐसी कोई विधि याद रखिएगा जिसमें जो उसको सीखना है, शिक्षार्थी उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब वह स्वयं शामिल होगा उसमें, तो उसमें ज्यादा फायदा होगा। हमेशा याद रखिए। जैसे आप कोई भी चीज आपको कोई सिखा दिया और अपने से सीखे, तो दूसरा अगर सिखाया तो हो सकता है बाद में भूल भी जाएंगे, लेकिन अपने से कुछ सीखे हैं तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे। बात समझ में आती है। तो अब विवेचन द्वारा सीखना आप सुनते होंगे, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं पढ़ने, तो सर इतना बजे टाइम दीजिए, क्यों? तो हम लोग उसमें डिस्कशन करते हैं 3-4 लड़का मिलके, या कहा कि सर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्लास के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे आपस में। तो देखिए डिस्कशन करने से क्या होता है, पहले तो आप किसी भी विषय के हर पहलू पर विचार करेंगे जी, नहीं उसका गुण दोष हर चीज, आप किसी फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब किसी विषय के गुण दोष सब चीज पर विचार करके या निष्कर्ष पर आपका खुद इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसको अच्छी तरह सीख जाएंगे, नहीं जी। अब मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पर आपका, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं ना कुछ लोगों को, जो यूपीएससी वाला बैच है, तो उसमें हम पढ़ा रहे हैं कुछ चीज। अब अभी मान लीजिए हम पढ़ाए उसको कुछ भी फेडरल स्ट्रक्चर या कुछ भी फेडरलिज्म के बारे में, संघात्मक व्यवस्था के बारे में, तो वो लोग आपस में फैसला, मतलब आपस में सब एक दूसरे से डिस्कशन किया। तो अब क्या होगा, फेडरलिज्म पर कोई भी क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, किसी तरह से कितनों घुमा फिरा देगा उसको, तो उसको पहले तो यूपीएससी में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो लेकिन आप चूंकि 4 घंटा 2 घंटा आप सब मिलके उसी पर चर्चा किया, तो इतना ज्यादा डीप अब उसका अंडरस्टैंडिंग हो गया उसको कि उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न आएगा तो उसको कर देगा। बात समझ में आ गई। तो यही बोले विवेचन द्वारा सीखना। तीसरा, करके सीखना या प्रयोग करके सीखना। सुनिए, हम लोग छोटे जब थे तो
पता नहीं पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग को आज जो फिजिक्स में पढ़ाता था, जैसे मान लीजिए आज पढ़ा है रिफ्रैक्शन, हिंदी में उसको कहेंगे अपवर्तन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह, मतलब अपवर्तनांक वगैरह वगैरह पढ़ाया आज। तब पढ़ा दिया कि रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन फॉर टू गिवन मीडियम। मतलब ये बताया कि मान लीजिए हम लोग को बताया कि साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट, बस समझे, किसी दो दिए गए माध्यम के लिए। अब ये बता लिया हम लोग, रट ली नहीं, रट ली, उसका थोड़ा देर बाद भूल गए। अब यहां ऐसा भी रटे कि कौन शब्द से शुरू होता था वो भुला गए खाली, तो गड़बड़ा गया मामला, परीक्षा में लिख पाए। तो उसी के लिए हम लोग के टाइम में आज क्लास हुआ, उसके बाद प्रैक्टिकल होता था, समझे। और फिर एक ग्लास स्लैब दिया आता था, ऐसे पिन हम लोग इधर से गाड़ते थे, इधर से देखते थे, फिर ड्रॉ करते थे, फिर अलग अलग जगह पिन, मतलब कि हम लोग ये देखते थे कि आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण का मान अलग अलग रख के उसके लिए अपवर्तन कोण निकालते थे। तो मोटा मोटी दोनों का अनुपात एक ही आ जाता था। तो ये समझ में आता था कि क्या हुआ, रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बात समझ लीजिए। अच्छा, अब वो क्या है कि वहां टीचर देख रहा है खड़ा होकर के, अपने से कर रहे हैं, तो जब अपने से आप कोई चीज करते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट जैसी हुआ, तो उसमें क्या कठिनाई आ रही है वो तो आपको पता है, सब कुछ पता हो गया कि ऐसा करने से बीच में ये प्रॉब्लम होगा, इसको ऐसे सॉल्व किए। तो उसी तरह से आप उस तरह से जो सीखेंगे तो बेस्ट सीखेंगे। आपका रिटेंशन मतलब धारणा, धारण मतलब आप उसको अपने दिमाग में रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं, बात समझे। तो बता दें, अब देखिए क्या है, अगला कह रहा है आवृत्तीकरण एवं पुनरीक्षण विधि। देखिए, आवृत्तीकरण मतलब हम लोग किसी चीज को रिपीट करते हैं बार बार। आप संस्कृत का श्लोक याद करते थे बचपन में, याद है? कोई भी श्लोक बताइए। तो मैं माता तो प्रेयर हो गया, गुरु ब्रह्मा वो भी हो गया एक तरह से। ये तो आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसी के लिए याद है, नहीं तो संस्कृत का श्लोक एक भी याद नहीं है। तो जो भी आप याद करें, मान लीजिए कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। तो अष्टादश पुराणेषु ऐसे करते थे हम लोग बचपन में। क्या आप बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं? अच्छा, भूल जा रहे हैं तो उसको बीच में देख ले रहे हैं, बात समझे। बार बार रिपीट कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं तो उसको फिर, तो रिपीट करना मतलब आवर्तीकरण, बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब पुनरीक्षण, फिर बीच में अगर भुलाए तो देख लिए। तो ये दोनों विधि जो है एक दूसरे का पूरक है, बात समझे। ये दोनों अलग अलग कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है, बात समझे। हम लोग बचपन में ऐसे ही नारिकेल समाकारा दिशंते खलु सज्जना, ये सब हम लोग रटते थे जी बचपन में। नैनम छिदन दिशस्तानी नैनम दाति पावक नौ चैनम क्लेदंतापि नौ सोसती मारुत, नहीं जी। और इस तरह का पता नहीं हजारों श्लोक हम लोग बचपन में याद करते थे। आप लोग तो खैर जनरेशन जी थी, क्या आजकल होता है कि XYZ है, क्या क्या है, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा काबिल हैं, आप लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, आप लोग को खाली एक चीज आता है, कौन सी, मोबाइल मैसेज करना, नहीं जी। तो इसलिए आप लोग को कम याद है, हम लोग को पूरा ठुकाई होता था।
नहीं, तो हम लोग को याद रहता था। एक चीज याद रखिए जी, कहते हैं मार्केट से भूत भागता है। हम लोग के टाइम में भूत भाग ही जाता था सही में। अब तो दुनिया बदल गई है ना, सब कुछ बदल गया ना, तो समय परिस्थिति के साथ सब चीज बदलता है। तो मारना किसी चीज का हाल है ही नहीं। हम आपको तो आगे पढ़ाएंगे। और बच्चे को लिबर्टी देना चाहिए, उसको केवल आप गाइड करिए कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, वगैरह वगैरह। अदरवाइज फ्रीडम देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तब उसका पूरा क्रिएटिविटी और सारा चीज जो उसके अंदर जेनेटिक पोटेंशियल, उसमें इनर पोटेंशियल है जो भेजा है उसको दे करके ईश्वर, वो पूरी तरह से डेवलप होता है। तो हम लोग के टाइम में तो किसी तरह था कि पढ़ना है, इसको पढ़ा देना है, मार के पीट के ठोक के ठाकने जी। तो अब चूंकि लोग पास सुविधा बढ़ गई, तब ना हम लोग सोचे कि अब बीएड कराया हुआ टीचर हम लोग रखेंगे, नहीं तो पहले भी तो पढ़ता था लोग बिना बीएड का जी। तो खैर, तो क्या बोल रहे थे आपको? आवर्तीकरण और पुनरीक्षण विधि समझ गए जी। अब लास्ट जो है वो है रट कर सीखना या समझ कर सीखना। अब देखिए, आप रट लिए, जितना ग्रेजुएशन वगैरह सब जो आप लोग किए, तो क्या किए? बीएड किए तो कौन सी किए? 5-6 क्वेश्चन रटे, उर्दू में लिखा हुआ था, फारसी में लिखा हुआ था, उसको मतलब नहीं था, उसको क्या रटे वो भी पता नहीं, वो कि उल्टी किए चले आए, मामला खत्म। नहीं जी। और उसी में से किसी को फर्स्ट क्लास भी हो गया, किसी को 60%, किसी को 70%, किसी 75-80% भी आ गया। आता आपको कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षा के बाहर निकले तो पूछे कौन पेपर था, तो बोले 4th पेपर। तो क्या नाम था पेपर का? तो वो नहीं पता है। हम पिछले लगभग 25 साल से पढ़ा रहे हैं, 25-26 साल से। तो जितना हमारे यहाँ मास्टर डिग्री वाला आता है, चाहे साइंस हो क्या, आज तक कोई नहीं बता पाया कि 16 पेपर क्या क्या पढ़े, क्योंकि उसको पेपर से मतलब नहीं, 500 क्वेश्चन उसको दिया है, कोई अपना प्राचीन काल का मैन्युस्क्रिप्ट उसको रटा, रट के किस तरह पास करके। मेरे यहाँ वो काम वाली थी, उसको पूछे कि तुम पढ़ना लिखना जानती हो? बोली हाँ। हम बोले एमएससी करोगी? बोली क्या फायदा होगा? हम कहे ऐसी तुम लोग कहोगी कि हम एमएससी पास हैं। बोली कर लेंगे। तो फॉर्म भरवा दिए, जूलॉजी से उसको एमएससी हो गई। कहते से बात समझ गए? तो जूलॉजी से एमएससी। समझ में आ रहा है? तो आप देखते नहीं कि हमारा जो अभी 4 बजे वाले बैच में 3-4-5 गो महिला है, सब है फिजिक्स से एमएससी, एक तो है मैथ से एमएससी, 2 है जूलॉजी से एमएससी। हाँ, फिजिक्स वाले को पी नहीं आता है, मैथ वाले को एम नहीं आता है, जूलॉजी वाले को जेड नहीं आता है। समझे? लेकिन इतना भी खराब स्थिति होगा ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और खास करके जो पोस्ट कोरोना जनरेशन आ रहा है ना, वो खतरनाक है। खतरनाक इस में मतलब उसको कुछ आता ही नहीं, मतलब कुछ नहीं आता है हमको। एमएससी है, साला पीएचडी है, हमको कुछ नहीं आता है। तुम जो बिगाड़ना बिगाड़ो, मेरा हमको कुछ नहीं आता है, बस सिंपल नहीं जानते कुछ। तो जी छोटा मोटा जो मैथ होता है नहीं, जो आप लोग को 6 to 8 में मान ली कि कौन सी प्रतिशत है या प्रतिशत समय काम, तो जो एमएससी वैसे करके देख रही कैसे हुआ क्या एमएससी। आर्ट्स वाला को नहीं आ रहा है कुछ तो भी यूं सीख लेगा, लेकिन एमएससी कैसे आप बिना 8वां 9वां वाला 7वां वाला मैथ बिना बनाए एमएससी कैसे? समझिए आप हिस्ट्री ऑनर्स हैं, नहीं पढ़े तभी रट लेंगे। एमए कर लिए तो कुछ नहीं आता था, क्वेश्चन रट के गए थे। कोई बात नहीं, हम 2-3 साल फिर पढ़ लेंगे तो हम नेट भी पास कर सकते, प्रोफेसर बन सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन साइंस में तो ऐसा होता नहीं। साइंस में तो आपको जब तक नीचे वाला नहीं जान रहे ऊपर वाला आप जान नहीं सकते। बात समझ में आ गई? खैर
अब रटकर सीखना और समझकर सीखना क्या मतलब? रटकर सीखना ये भी अच्छी विधि है। किसके लिए? छोटे बच्चे के लिए। अब छोटे बच्चे को आप कैसे बताएंगे टिंकल टिंकल लिटिल स्टार? तो उसको पता नहीं है, उसको पता भी नहीं करवाना है, उसको सीधा तोता के साथ रटवा देना है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। बात समझे? क्योंकि उसको समझने वाला उतना बुद्धि दिमाग नहीं है अभी, उसको रटवा देना है, मामला हो जाना खत्म। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो 4-6 साल तक के बच्चों के लिए ठीक है, उसका जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सिलेबस बढ़ेगा, तो फिर रट के आप याद कैसे रख सकते हैं? और रट के वही बोलेंगे कि परीक्षा हॉल गए, वहां उल्टी किए, वहां से निकले, खत्म। बात समझे? क्या है ये? तो आपके उम्र के लिए रटना सही नहीं है, समझ कर सीखना। तो समझ करके इतना तो हम भाषण दे रहे हैं, सीख लिए कि आप जैसे ही उसको रटना शुरू करेंगे कि सर लिखवा दिया, जाके एकदम रट लेंगे पूरा एकदम, तो उससे कुछ नहीं होना है। बात समझे? आपको समझना है तो आपको याद रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें सब कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, बहुत भाषण दे दिए, चलिए आज इतना ही, जय हिंद। समझे? चलिए सुनिए जी, क्या हम लोग पढ़ेंगे अभी? सीखने के नियम। कल तो पढ़ाए थे कुछ कुछ नियम, नहीं परंपरागत विधि पढ़ाए थे, अभी पढ़ेंगे सीखने के नियम। समझे? तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, बड़े मनोवैज्ञानिक, उनके द्वारा 3 नियम दिया गया है। पहला तत्परता का नियम, थोड़ा आवाज कम कर दी, ठीक है? तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। देखिए, क्या तत्परता का नियम क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार है, और वह काम उसको करने कहा जाता है, उसको संतोष होता है और वो उसको अच्छी तरह कर लेता है। बात समझे? और कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार है, उसको काम करने नहीं दिया जाता है, तो भी उसको खीज उत्पन्न होगी, नहीं, इरिटेशन होगा। और किसी व्यक्ति को काम करने की इच्छा नहीं है और उससे काम करने को कहा जाएगा, तो भी उसको खीज उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी को कहा गया तत्परता का नियम। 3 तरह का चीज बताया आपको कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है या तत्पर है और उसको वह काम करने कहा जाता है, तो उसको खुशी होती है, उसको संतोष होता है, वो करता है। कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, उसको काम करने नहीं दिया जाता है, तो खीज उत्पन्न होती है, नहीं, इरिटेशन होता है। उसी तरह कोई काम करना नहीं चाहता है, उसको काम करने के लिए कहा जाता है जबरदस्ती, तो भी खीज उत्पन्न होती है। तो अब इसका पढ़ने और सीखने से क्या संबंध है? कक्षा में आप बच्चे को पढ़ने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए, तो आप उसको जबरदस्ती, आपके घर में कोई आपका बच्चा है, उसको आप पढ़ने की इच्छा नहीं है और उसको पढ़ाएंगे या पढ़ने कहेंगे तो उसको पढ़ने मन नहीं, झूठ मूठ का वो फालतू टाइम पास कर रहा है। तो अब शिक्षक का क्या काम है कि पहले आप ये देखेंगे कि बच्चा की मनोदशा क्या है और उसको ऐसा माहौल क्रिएट करे, वातावरण बनाए, कुछ कहानी किस्सा सुना करके अपने और उसका ध्यान आकर्षित करें और उसको तत्पर करें, सीखने के लिए तैयार करें। तो पहले आपको क्या करना है? बच्चों का मनोदशा देखना है और
अब अचानक से कोई बहुत भारी टाइप का कोई प्रॉब्लम उसको दे देंगे तो उसको तो खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट ही उससे। तो आप इस तरह से अपना लेसन प्लान पढ़ाने का जो है तरीका वो इस तरह से करें कि पहले एकदम इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ाने की कोशिश करें ताकि उसका उस पर ज़्यादा तत्पर हो, मतलब ध्यान हो, तो वो आपको जल्दी सीख ले। तो यही हुआ तत्परता के लिए कि आपको पहले बच्चे को तैयार करना है सीखने के लिए। दूसरा फिर कहता है अभ्यास करनी। देखिए हम लोग बचपन से ये कहावत सुने कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अभ्यास करने से व्यक्ति में पूर्णता आती है। नहीं, तो आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से क्या होता है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत होता है। क्या जी होता है? इसको आप लिख लीजिए कि अभ्यास के कारण उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत होता है। नहीं जी, अनुक्रिया के बीच का संबंध मजबूत होता है। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे आपके मेमोरी में उतना ज्यादा वो रहेगा। अभ्यास करना छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। क्लियर जी? इसको कहा गया लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, कि आप किसी चीज का बार बार उपयोग करते रहेंगे, मतलब उसको दोहराते रहेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, उसको छोड़ देंगे याद करना तो, या उसको बार बार देखना छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे। सिंपल। तो अभ्यास का नियम के अनुसार अब ये क्या कह रहा है कि अब शिक्षक का ये दायित्व है कि बच्चे को कोई पाठ जो है उसको बार बार दोहराने कहे। नहीं जी, और उससे एन केन प्रकारेण उसको यह मजबूर करे कि वह बार बार उसको देखता रहे। एन केन प्रकारेण से मेरा मतलब है, आप टेस्ट ले लिए, पहले बता दिए कल टेस्ट लेंगे इतना चैप्टर का जी, तो टेस्ट लेंगे तो पढ़ के आएगा। और उसको इनकरेज करना है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं जो टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाएगा उसको ये चीज किया जाएगा, उसको छोटा सा चीज 1 रुपया का चॉकलेट आप रखिए कि एक आदमी को जो सबसे ज्यादा उसको कुछ प्राइज मिलेगा। तो इस तरह से दोहराते रहेगा टेस्ट के माध्यम से, या उसको जब आप रोज कहेंगे इस बार याद दिलाएंगे कि उसको दोहराते रहो, देखते रहो। ठीक है? तो उसका अब क्या है ना कि खाली अभ्यास करने से लोग सीख लेगा, या बहुत ज्यादा अभ्यास का बहुत ज्यादा महत्व या सबसे ज्यादा महत्व ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पाया गया, आप समझ लीजिए कि 2 व्यक्ति को या 2 बच्चे को बराबर बराबर अभ्यास कराया गया। देखा एक का शिक्षण जो क्या कहते हैं निष्पादन, उसका ज्यादा बेहतर रहा, मतलब वो ज्यादा सीखा, एक कम सीखा। तो इसका मतलब केवल अभ्यास नहीं होता है इंपॉर्टेंट, सीखने के लिए सूझ, समझ, अभिप्रेरण, अभिरुचि, अभिक्षमता, इन सब का भी महत्व है। क्या क्या चीज का, क्या बताए? सूझ, समझ, अभिप्रेरण, अभिक्षमता, अभिरुचि, ये सब का भी महत्व है। बात समझ गए ना? तो इसलिए अलग अलग लोगों का समान मतलब स्तर का अभ्यास करने के बावजूद उसका परफॉर्मेंस या निष्पादन या उपलब्धि अलग अलग होता है। बात समझे? तो कहने का मतलब अभ्यास के नियम का एक लिमिटेशन है। मोर ओवर आप किसी बहुत तेज बच्चे को अभ्यास करवाने लगेंगे ज्यादा तो रिवोल्ट कर देगा, क्योंकि वो तेज है, वो एक ही बार में सीख लिया या 2 बार में सीख लेगा वो, और उसको बार बार कहेगा इसको तुम 5 बार लिखो तो वो फिर पढ़ने छोड़ देगा। बात समझे? अब तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है कि अगर किसी चीज का प्रभाव आपके ऊपर सुखद है, संतोषजनक है,
तो आप उसको बार बार रिपीट करेंगे। और किसी चीज का प्रभाव आप पर दुखद है या अच्छा प्रभाव नहीं है तो उसको आप दोहराना पसंद नहीं करेंगे, तो आप वो काम नहीं करेंगे। तो जैसे आप मान ली बच्चे को कुछ सिखाया, उसका प्रभाव, उसको पुरस्कार दिए, तो उसका प्रभाव उस पर अच्छा पड़ा, तो फिर आगे भी पढ़ेगा और या सीखेगा। और उसको मारी, दंड दी, तो उसका प्रभाव उस पर खराब पड़ा, तो नहीं सीखना चाहेगा। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आगे किसी अलग टॉपिक के अंतर्गत कि प्रभाव, दंड का और पुरस्कार का क्या क्या महत्व है, ये सब हम लोग आगे वही प्रेरणा वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ गए कि प्रभाव अच्छा पड़ेगा, तो इसलिए आप शिक्षक का ये दायित्व है कि कक्षा का वातावरण हल्का फुल्का, सुखद, आनंददायक बना के रखना है। ये नहीं कि जैसे ही घुसे तो आप सब बच्चा डर से एकदम परेशान है, कोई अंदर अंदर बोल रहा है क्रूर सिंह, कोई मोगेम्बो, और कोई कुछ कुछ कह रहा है और राक्षस ये सब, और बाहर में निकलने के बाद गाली दे रहा है कि शिक्षक को। तो वो नहीं करना है। बच्चे को, बच्चा है, उसको आप पढ़ाएंगे तो उसको अगर आप प्यार से समझा करके, फुसला करके, माहौल हल्का फुल्का रखेंगे तो सब तनाव मुक्त रहेगा, तो अच्छी तरह सीखेगा। क्योंकि तनाव मुक्त रहेगा, उसका प्रभाव उस पर अच्छा पड़ रहा है, समझे? तो ये हो गया आपका 3 जो आपको नियम बताए। अब क्या है ना कि कौन कौन सा चीज है जो सीखना प्रभावित करता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, पहला कारक है जो बुद्धि। ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि जिसकी बुद्धि तेज है वह उसकी तुलना में, जिसकी बुद्धि मतलब जो कम बुद्धि वाला है उसकी तुलना में वह जल्दी से सीख जाएगा। नहीं, तेज बुद्धि का बच्चा तेजी सीखेगा, कमजोर बुद्धि वाला बच्चा धीरे धीरे सीखेगा। नहीं, तो ये तो हो गया। दूसरा चीज है फिर स्वास्थ्य, यौन, उम्र, इसका भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। सिंपल चीज है, आप बचपन से पढ़ें कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप पूरा शरीर में आपका कष्ट है तो आप उसका ध्यान तो पूरा उस पर है, तो पढ़ने पर आपका ध्यान जाएगा। तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप किसी चीज को अच्छी तरह से जल्दी सीख लेंगे, और आप अस्वस्थ रहेंगे तो आप जल्दी सीख नहीं पाएंगे। सिंपल चीज है। अब उम्र का परे देखिए, हम लोग छोटे थे तो छोटा छोटा चीज सीखने के लिए हम लोग को कितना बार मेहनत करना पड़ता था। बड़े हो गए तो जल्दी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 क्लास का बच्चा और 8 क्लास के बच्चे में सीखने की गति में अंतर होगा कि नहीं? 8 क्लास के बच्चे की उम्र ज्यादा हो गई तो जल्दी सीख लेता है। छोटा बच्चा है, अभी सीखना शुरू किया है तो धीरे धीरे सीखता है। तो उम्र का सीखने पर प्रभाव पड़ता है। अब यौन लड़कियां ज्यादा जल्दी सीखती है लड़कों की तुलना में, क्योंकि बहुत से कारणों से लड़कियां जो है पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देती है, शिक्षकों की बातों को ज्यादा ध्यान देती है, तो इसलिए लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा जल्दी सीखती है। इसको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। ये तीसरा देखिए, तीसरा अवधान, अभिरुचि और अभिक्षमता। अब ये क्या क्या है? अवधान हुआ अटेंशन, समझे? अवधान क्या हुआ? ये हुआ अटेंशन, मतलब ध्यान देना। अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट, और अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड। तो ध्यान दीजिएगा जी, क्या क्या बोले आपको।
अवधान, अभिरुचि और अभिक्षमता का सीखने पर से क्या संबंध है? जो बच्चा क्लास में अटेंटिव रहता है वो जल्दी सीखता है। जो जितना ज्यादा ध्यान से क्लास की में शिक्षक की बातों को सुनेगा, समझेगा, वो उतना जल्दी सीखेगा। जो ध्यान ही नहीं देगा वो नहीं सीखेगा। सिंपल चीज है। अब ध्यान वो क्यों नहीं दे रहा है? तो उसको अभिरुचि नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बुद्धि का तेज है लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं, उस विषय मान लिया हम बहुत तेज है, हमको हिस्ट्री बोरिंग लगता है, तो स्वयं अब बोरिंग लग रहा है मतलब हमको उसके प्रति अभिरुचि नहीं है, तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। अब शिक्षक का ये दायित्व है कि पहले उसमें उस तरह का अभिरुचि उत्पन्न करे, उसको इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाए कि वो ध्यान देने लगेगा। बात समझ गए ना? और आपको बता दें कि हर विषय जिसको आप बोरिंग कहते हैं, हर विषय को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ताकि बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी तो अपने आप बच्चा उस पर ध्यान देगा तो सीख लेगा। अब अभिक्षमता क्या है कि अलग अलग बच्चों की अभिक्षमता अलग अलग होती है। जैसे किसी को इसका जेनेटिक मतलब जीन से संबंध है, इसका जो हम लोग जेनेटिक पोटेंशियल है, मतलब हम लोग के अंतर जो वो हम लोग माँ बाप से पूर्वज से हम लोग को आया है, मतलब पैदाइशी। किसी का क्या होता है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब उसको तुरंत मैथ बन जाएगा उससे, समझे। किसी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब याद रखना डाटा वगैरह। तो अलग अलग तरह का लोगों की अभिक्षमता होती है। तो अभिक्षमता किसी चीज के प्रति है तो उसमें अभिरुचि भी होगी, अभिरुचि होगा तो ध्यान देगा तो सीखेगा। तो इन तीनों का प्रभाव पड़ता है सीखने पर। अब नेक्स्ट है परिपक्वन जी, मैच्योरिटी। परिपक्वन देखिए क्या है ना कि जैसे अब किसी बच्चे को ककारा सिखा रहे हैं आप, अभी उसका हाथ का उंगली ही ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता मतलब उसकी मांसपेशियां भी इस तरह से नहीं हुई है मजबूत, जो कि ठीक ढंग से पेंसिल या पेन पकड़ सके, तो वो लिख पाएगा जी। तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से जब परिपक्व होंगे तब किसी चीज को सीख पाएंगे। और कुछ चीज जैसे कि बच्चे का सिलेबस जो बना आता है तो उसके मैच्योरिटी का लेवल क्या है उस हिसाब से वो सिलेबस बनता है। अब मान लीजिए किसी 4th क्लास के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री बनाने दे देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम बनवाएंगे या उसको फंक्शन लिमिट कैलकुलस का प्रॉब्लम देंगे तो नहीं बना पाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि वो उसके लिए परिपक्व नहीं है। तो जिस हिसाब से वो परिपक्व है उसी हिसाब का आप उसको सिलेबस देंगे या उसको सीखने का सामग्री देंगे तो सीखेगा, अदरवाइज नहीं सीख पाएगा। बात समझ गए? अब नेक्स्ट चीज है अभिप्रेरण एवं सांवेगिक स्थिति या सांवेगिकता। सांवेगिकता, सांवेगिक स्थिति लिख देते हैं सिंपल। देखिए अब क्या इसका मतलब हुआ, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए या तो शिक्षक द्वारा या स्वयं अभिप्रेरित है तो वह उसको ज्यादा तेज गति से सीखेगा। आपको आगे पढ़ाएंगे स्किनर का एक्सपेरिमेंट और बहुत सारा क्या आपको समझे कि अभिप्रेरण मतलब हुआ कि ये कोई बाहर से देखने की चीज नहीं है जी, समझे। ये ड्राइव मतलब भूख, समझे। तो जैसे हम आपको अपनी बात बता दें कि हम लोग जब हम दिल्ली में पढ़ते थे तो बाहर जब निकलते थे हॉस्टल से तो लंबी लंबी गाड़ी देखते थे, तो होता था कि हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। बात समझे। तो घर आके उस दिन ज्यादा पढ़ते थे कि यूपीएससी करना ही है, आईएएस बनना ही है और हमको भी ये गाड़ी लेना है।
बात समझ में आती है? अभी जो मिडिल क्लास जो वेल ऑफ लोग हैं उसके बच्चों में अभिप्रेरण का अभाव है, समझे? तो क्या होता है कि उसको बचपन से सारा चीज जो सुख सुविधा की चीजें वो पहले से उपलब्ध है, ठीक है, तो इसलिए उसमें अभिप्रेरण लेवल स्तर कम है। इसलिए देखिएगा कि आजकल यूपीएससी में आप देखिएगा कि पेपर में आया कि रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बना, तो जी, क्योंकि उसको जो हाईली मोटिवेटेड है, समझे, उसको बराबर में आना है और उसके पास मोटिवेशन का कई कारण है, बात समझे? आप लोग में ही जिसमें मान लीजिए कि आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि पूरे वेल ऑफ है तो शौक से आ रहे हैं, उसको शौक से नौकरी चाहिए, क्योंकि शौक से चाहिए, आइडेंटिटी अपनी चाहिए कि नहीं हमारा भले हम बहुत वेल ऑफ हो लेकिन हमारे हस्बैंड खूब कमाते हो, लेकिन हमको अपनी पहचान बनाना है, नहीं जी। तो वो वाला अभिप्रेरण और जिसको एकदम मजबूरी है कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं नौकरी करेंगे तो हमको भोजन प्राप्त हो जाएगा, तो जी जान से पढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभिप्रेरण समझ लीजिए, और आपको यहाँ पर आगे इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभिप्रेरण एक अलग चैप्टर है, तो अभी केवल इतना ही समझिए कि बाहर से कोई अभिप्रेरित है और स्वयं अभिप्रेरित है। तो स्वयं अभिप्रेरित वाला आदमी ज्यादा मतलब उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। बाहर से शिक्षक द्वारा माता पिता द्वारा अभिप्रेरित कितना भी कर दिया जाए, जब तक वो स्वयं अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो उतना लेवल तक नहीं पहुंच सकता है जहां तक पहुंचना चाहिए। तो ये सब अब सांवेगिक स्थिति, सांवेगिक स्थिति मतलब आप कोई मान ली व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, तो तनाव में जहाँ तो संवेग तो आपको पूरा हम पढ़ा चुके हैं जी, पूरा चैप्टर ही। तो संवेग मतलब तनाव में रहेंगे आप तो आपका परफॉर्मेंस घटेगा, आपके सीखने की गति घटेगी, समझे? तो इस पर कई एक्सपेरिमेंट किया गया है जो हम आपको संवेग जब पढ़ा रहे होंगे तब उसको आपको बताए होंगे, ठीक है? तो ये हो गया जी। अब नेक्स्ट है कि सीखने वाले विषय का स्वरूप। सीखने वाले विषय का स्वरूप मतलब नेचर ऑफ द सब्जेक्ट टू बी लर्न्ड। सीखने वाले विषय का स्वरूप। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसमें तीन चीज आता है। पहला कि सीखने वाले विषय की सार्थकता, सीखने वाले विषय की सार्थकता मतलब रेलिवेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू बी लर्न्ड। अभी बताते दूसरा, सीखने वाले विषय की लंबाई, सीखने वाले विषय की लंबाई। और तीसरा हुआ सीखने वाले विषय का कठिनाई स्तर। स्तर सीखने वाले की विषय की लंबाई वाले विषय की लंबाई, उसके बाद सीखने वाले विषय का कठिनाई स्तर और सीखने वाले विषय की सार्थकता। अब इसका मतलब क्या क्या हुआ समझ? सीखने वाले विषय का कठिनाई स्तर, ठीक है? तो देखिए अब क्या है ना कि सबको पहले आपको बता दें सीखने वाले विषय की सार्थकता का क्या मतलब। जैसे आप देखिएगा कि आप किसी बच्चे से पूछिएगा कि तुमको कौन सा विषय सबसे कठिन लगता है,
तो बोलेगा संस्कृत, समझे, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसका क्या रिलेवेंस है मेरी लाइफ में, बात समझे। लेकिन कंप्यूटर, अब नंबर कितना आता है वो दैट इज डिफरेंट, अब पढ़ेगा ही नहीं बच्चा तो नंबर कैसे आएगा। देखिए कंप्यूटर में देखिए सबको इंटरेस्ट, बच्चा छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसका रिलेवेंस है हमारी लाइफ में, इसकी सार्थकता है, बात समझे जी। तो इसीलिए धीरे धीरे देख रहे हैं कि लोगों का रुझान, जैसे किसी समय में हम लोग के टाइम में लोगों को संस्कृत अच्छा लगता था, संस्कृत भारी, संस्कृत आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे साइंटिफिक और सिंपलेस्ट विषय है, इसको सीखना सबसे आसान है क्योंकि ये मैथमेटिकल है, समझे। संस्कृत जो है वो एकदम मैथमेटिकल है। आप को कोई अच्छा अगर गुरुजी रहे तो 15 दिन में आपको बोलना लिखना सब चीज फराटेदार बोलना सिखा सकता है। 15 दिन में आपको कोई भाषा नहीं सीख सकते फराटेदार बोलना, लेकिन आप संस्कृत सीख सकते हैं क्योंकि बहुत साइंटिफिक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, बात समझे। तो जिस विषय की आपके लाइफ में कोई सार्थकता नहीं होगी, जैसे हिस्ट्री भी दिखे लोगों को लगता है बोरिंग, खासकर छोटा बच्चा होगा तो कहेगा कि क्या हिस्ट्री, समझे। अब उसको पता है कि अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे कि वो हमको कल इंजीनियरिंग का एग्जाम देने में मदद करेगा, डॉक्टर बनने में मदद करेगा, समझे। फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ने में उसको अच्छा लगता है। तो किसी विषय की सार्थकता उसके जीवन में है या नहीं, उस पर भी सीखना उसका निर्भर करता है। अब सीखने वाले विषय की लंबाई, इतना छोटा सा कोई टॉपिक है मान लीजिए, तो आप तुरंत याद करके तुरंत फुर्सत में, किसी चैप्टर में अगर आपका मान लीजिए कि 25 प्रॉब्लम है मैथ के, किसी टॉपिक के लिए आपका मान लीजिए 25 ही हिसाब है, तो आप तुरंत बना लेंगे। और जहां 150-200 रहा तो हर 2 मिनट के बाद आप पलट पलट के देखेंगे कितना बाकी है, एकदम माथा दर्द कर रहा है आपका, बाप रे अभी तक इतना बाकी है। आप पढ़ते भी होंगे कोई चैप्टर जिसमें कि ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस रहता होगा, तो उसको एक पेज पढ़ने के बाद फिर देखते होंगे पलट के कि और कितना बचा रह गया, नहीं जी। तो अगर सीखने वाला विषय छोटा छोटा होगा तो आप जल्दी सीख लेंगे, और बड़ा विषय को सीखने में लोगों को कठिनाई होती है जी। अब ये कितना टफ है सीखने वाला विषय या इजी है, उस पर भी सीखना निर्भर करता है। अगर सामान्य कठिनाई स्तर का है तो उसको आदमी सीख लेता है जल्दी से। अब बहुत ज्यादा कठिन है तो या तो उसको व्यक्ति छोड़ना चाहता है या नहीं तो उसको किसी तरह टूट के पास करने की कोशिश करता है, नहीं जी। तो ये हो गया जी आपका सीखने वाले विषय के स्वरूप से संबंधित जो भी जानकारी थी आपको दी गई। अब नेक्स्ट क्या है कि सीखना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप सीखने की किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीखने की विधि, अगर आप सीखने की आधुनिक विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रयोग करके सीखना, स्वयं करके सीखना या विवेचन द्वारा सीखना, इस तरह की विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सीखने की गति तेज होगी। और आप परंपरागत विधि का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सीखने की गति कम होगी। क्लियर जी। अब दूसरा चीज इसमें है कि शिक्षक की संचार क्षमता। अब शिक्षक की संचार क्षमता का क्या मतलब हुआ, आपका शिक्षक जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है, समझ लीजिए, और वो अपनी बातों को आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है ठीक ढंग से, मतलब स्पष्ट क्लियर ढंग से अपनी बातों को आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, तो फिर आपके सीखने की गति कम हो जाएगी। जैसे हम जब अपने कॉलेज में पढ़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे थे, तो उस समय हम लोग एक टीचर थे जिसके बारे में पूरा सीनियर लोग बताता था कि बहुत एकदम आइंस्टीन ही है, समझे जी। कोई शुक्ला जी थे, तो हम लोग बड़ा इम्प्रेस रहते थे, लेकिन क्या होता था कि उनका वन वे मतलब कम्युनिकेशन होता था। आए, बाल ताल बिखरा हुआ कैसा, यहाँ का बटन यहाँ लगा हुआ है, आए और इधर जो घूमे तो जब घंटी बजी तब वह इधर घूमे, उसके बाद फिर चले गए।
समझे। तो आज हम लोग ये सोच के खाली कि नहीं बहुत अच्छे टीचर हैं, लोग कह रहा है तो हम लोग बैठे रहते थे चुपचाप, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता था, समझे। और एक टीचर थे हम लोग के, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उनके बारे में पता चला कि उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, बैकग्राउंड मतलब वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉपर इस तरह का नहीं है, लेकिन वो पढ़ाते थे इतना इंटरेस्टिंग ढंग से कि सब को पढ़ने में बड़ा आसानी होती थी। तो शिक्षक का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है उस पर भी सीखना डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया शिक्षा। अब एक चीज होता है, इसको हम लोग कहते हैं सूचना पुनर्निवेश। पुनर्निवेशन मतलब फीडबैक जिसको कहते हैं ना, फीडबैक, कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं जी। तो आप जब तक बच्चे को सिखाते हैं, समझ लीजिए आप, अब आपको ये देखना है कि बच्चा सीखा कि नहीं, तो टेस्ट लिया आप, नहीं, अब टेस्ट आज ले लिए और 3 महीना के बाद रिजल्ट दी, कोई फायदा नहीं हुआ, समझे। और जितना जल्दी आप उसका रिजल्ट दे देंगे उसका सीखने से उतना सीखने गति बढ़ेगी। और अगर आप बीच बीच में उसको ये भी बताते हैं कि देखो यहाँ गलती हुई, यहाँ से नहीं, ऐसे करो, तो और ज्यादा उसको फायदा होगा, बस समझ गए। तो फीडबैक जितना ज्यादा जल्दी दिया जाएगा बच्चे को, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझे। तो आपकी समझ गए जी सूचना पुनर्निवेशन क्या होता है। अब एक और चीज है जिसको कहते हैं कक्षा की भौतिक अवस्था। अब कक्षा की भौतिक अवस्था का क्या मतलब हुआ देखिए, कक्षा की भौतिक अवस्था, अभी जो चीज बताएंगे यहाँ उसका उल्टा सब कुछ है, समझे। तो कक्षा की भौतिक अवस्था, इसका क्या मतलब हुआ, पहला चीज ये हुआ कि आपका बेंच टेबल कुर्सी हिलने डुलने वाला ना हो, प्लेन हो, लिखने में दिक्कत ना हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड ना लगे, बाहर से आवाज नहीं आए, समझे जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो सब चीज उल्टा उल्टा है, नहीं हर थोड़ी बात आवाज आता है आपको गर्मी लग रही होगी, पंखा कम कर दिया क्या है, वो बेंच भी हिल रहा होगा, नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तो अगर ये सब आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए एकदम एसी है, एकदम बच्चे को एसी में लगा ठंडा नहीं लग गया, लेकिन रीजनेबल जो कंफर्ट होना चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए वो आवश्यक है, तब वो पढ़ पाएगा। जैसे आपको बताया कि अब आवाज बार बार आ रहा है तो उसका ध्यान तो उधर चला जाएगा, नहीं। उसी तरह से रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, गर्मी लग रही है बहुत, गर्मी से परेशान है आदमी, इधर नोच रहा है इधर, नहीं जी समझ रहे, या बहुत सर्दी लग रही है, इतनी ठंड लग रही कैसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये सब आवश्यक है। तो ये सब चीज आपको बताए जो आपका सीखने में आपको मदद करता है, समझे।